मान लो आप नए नए बिलियनियर बने हो, बिलियनियर विद अ बी, ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। एंड यू डिसाइड टू बाय अ कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव कार्स. Stay in luxurious hotels. सर लॉन्ड्री नो थैंक्स। Basically, you can live life king size और फिर भी आपका टोटल खर्चा 50 से 60 मिलियन डॉलर्स होगा और आपके 1 बिलियन डॉलर्स पर मिनिमम इंटरेस्ट इनकम 80 मिलियन डॉलर्स की होगी. मैंने पूछा पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया गलती किसने करी। माइंड यू, ये 80 मिलियन आपने अपने बिजनेस से या हार्ड वर्क करके कमाई नहीं है. This is what you make in passive income every year simply by having $1 billion. और आप जैसे दुनिया में बस 3000 लोग हैं with a combined net worth of $16 trillion. This is more than the GDP of every country except US and China. तो नेचुरल सवाल उठता है, क्या कीजिएगा इस धनराशि का? You buy assets जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इवन वैल्यूएबल आर्टवर्क्स, कलेक्टिबल्स, वॉचेस, ज्वेलरी, मे बी बाय अ प्राइवेट आइलैंड. और जब इतना पैसा किसी एसेट क्लास में आता है तो उसका प्राइस बहुत ऊपर जाता है. करीब 20 साल पहले जब आपके पेरेंट्स या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स ने अपना घर खरीदा था तो उनकी लगभग 4 साल की इनकम लगी थी. इसे बोलते हैं हाउसिंग प्राइस टू इनकम रेशो. आज यही प्राइस टू इनकम रेशो इंडिया में 7.5 है. अगर आप दिल्ली में घर खरीदोगे तो ये रेशो 10 है और मुंबई में खरीदोगे तो आपकी 14 साल की टोटल इनकम लगेगी एक घर खरीदने के लिए. ये रेशो बताता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर तो जा रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है. इनफैक्ट आज होम लोन EMI टू इनकम रेशो भी 61% है, जो 5 साल पहले 46% था. मतलब अनफॉर्चुनेटली लाखों लोगों के लिए आज घर खरीदना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो चुका है. और फिर कोई रैंडम मोटिवेशनल गुरु बोल देता है, सर मेरी सिर्फ 15,000 की सैलरी है और 16-16 घंटे की शिफ्ट है. कभी कभी तो बॉस संडे को भी बुलाता है. ये तो एक्सक्यूज हुआ ना. तुम्हें 35 घंटे काम करने से कौन रोक रहा है? 20,000 की हाई पेइंग सैलरी तक पहुंचने से कौन रोक रहा है? सिर्फ तुम. बिकम अनस्टॉपेबल. मुंह में पान मसाला, कदमों में दुनिया. एक ऑटो ड्राइवर का बेटा अगर IAS ऑफिसर बन सकता है तो तुम फालतू के एक्सक्यूजेस मत दो, हसल करो. इट्स लाइक सेइंग अगर रेस में 100 लोग दौड़ रहे हैं और 100 के 100 लोग हसल करते हैं तो 100 के 100 लोग फर्स्ट भी आ सकते हैं. अब या तो ये मोटिवेशनल गुरुज खुद ही ना समझ हैं या फिर ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं रियल इश्यूज से. क्योंकि सच ये है कि आपकी वेल्थ क्रिएशन आपके हार्ड वर्क से ज्यादा डिपेंड करती है सिस्टम पर. ऐसा सिस्टम जो कैपिटल को रिवॉर्ड करता है, लेबर को नहीं. बट यस, इंडिविजुअली मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आपको मेहनत करके एक अच्छी जॉब लेनी है और पैसा जोड़ के एसेट्स खरीदने. दैट इज बेसिक पर्सनल फाइनेंस. और मैंने भी यही प्लान फॉलो किया. 3 साल पहले मैंने घर खरीदा था. आपका अगर फ्यूचर में होम लोन लेने का प्लान है तो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस टू स्टार्ट बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर. ऐसे बोरोवर्स को होम लोन या कोई भी लोन का इंटरेस्ट रेट सस्ता मिलता है. और मजे की बात यह है कि क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए भी लोन ही लेना पड़ता है. और ये काम करने का एक सेफ तरीका है. स्टेबल मनी और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड. यानी आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक FD बुक करवाओगे एट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल और उस FD के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू होगा, वो भी इंस्टेंटली, मतलब नो अप्रूवल नीडेड. और खास बात यह है कि आप इस क्रेडिट कार्ड पे उतना ही खर्चा कर पाओगे जितने अमाउंट की आपकी FD है. यानी FD अमाउंट बिकम्स योर क्रेडिट लिमिट. तो आपको क्रेडिट लिमिट बढ़ानी या घटानी है, उसके लिए आपको FD को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा. इसे कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड. और एक्चुअली क्रेडिट स्कोर में इसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है कंपेयर टू अ रेगुलर कार्ड. और क्योंकि ये रुपे कार्ड है तो आप इसे अपने UPI से लिंक करके UPI ट्रांजैक्शंस पर भी कैशबैक कमा सकते हो. उसके साथ साथ आपको अप टू 10 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे. सेलेक्ट ब्रांड्स पर डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे. और आपका जो ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है बट ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, वो भी इसमें फुलफिल होता है. तो स्टेबल मनी और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के को ब्रांडेड FD बैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो बिलियनियर्स आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पैसिव इनकम. वो सरप्लस पैसा जब एसेट्स में फ्लो होगा तो एसेट्स के दाम बढ़ जाएंगे और वो हमारी रीच से यानी हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर चले जाएंगे. बट दिस साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम. क्या हम ये सोच रहे हैं कि बिजनेस करना गलत होता है? आई मीन वी कांट बी हिपोक्रेट्स. एक अमीर इंसान पैसा कमा रहा है, ये तो हम भी किसी दिन करना चाहते हैं. एज अ कैपिटलिस्ट माई सेल्फ आई सपोर्ट द आइडिया ऑफ बिल्डिंग बिजनेसेस एंड रनिंग देम प्रॉफिटेबली. ऑल करेक्ट. यू सी, जब बिजनेस बड़ा होता है तो वो कुछ स्पेशल पावर्स अनलॉक करता है, जैसे कि चीपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, better trade agreements. These are all great things that can do wonders for a business. और ऐसे बिजनेस में हम खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. But what happens when a business starts to unlock some illegal superpowers and they start to grow only by pushing others down? ये वाली सुपर पावर का नाम है
फ्रेंडशिप विद अ पॉलिटिशियन। इसे मैं यूएस के एग्जांपल से समझाता हूँ, जस्ट टू बी सेफ। सारी बड़ी एआई कंपनीज एक रेस में हैं और इनोवेशन की ये रेस जीतने के लिए चाहिए मोर एंड मोर कंप्यूट, और उसके लिए लगते हैं डेटा सेंटर। कंपनीज आर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मेक दीज डेटा सेंटर्स, और इसीलिए पिछले 4 सालों में यूएस में डेटा सेंटर्स की गिनती डबल हो चुकी है। अब सोचो डेटा सेंटर को रन करने के लिए क्या चाहिए? बिजली। बट पावर ग्रिड अभी एक्सपैंड नहीं हुई है। एज अ रिजल्ट वहां के बिजली के दाम बढ़ गए और ये बर्डन वहां की आम जनता पर आ रहा है। यानी आपके मोहल्ले में अगर डेटा सेंटर खुल जाए तो उसकी हायर एनर्जी नीड्स की वजह से आपका बिजली का बिल 10% या मे बी उससे ज्यादा बढ़ रहा है। और ये तो शुरुआत है, डेटा सेंटर का एनर्जी कंजम्पशन 3 गुना बढ़ने वाला है अगले 3 सालों में। अब ऑब्वियस सवाल ये आता है कि आम जनता बिलियन डॉलर कंपनीज के डेटा सेंटर का बिजली का बिल क्यों पे कर रही है? आंसर इज फ्रेंडशिप। डेटा सेंटर्स ने पावर कंपनीज के साथ बहुत ही सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, इंश्योरिंग कि उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स का खर्चा कितना आएगा। और अगर आपका सरकार में कोई फ्रेंड है, दे विल जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। और ये फ्रेंडशिप सिर्फ यूएस में नहीं, हर कंट्री में होती है। अंटिल लास्ट ईयर इंडिया में कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रही थी, वो भी अनोनिमसली। आपको बस ये सोचना है कि कोई कंपनी अगर हजारों करोड़ों रुपए का डोनेशन देती है तो उसको बदले में क्या मिलता है? इस फ्रेंडशिप को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, एंड इट डिस्प्रोपोर्शनेटली फेवर्स सिलेक्टेड बिजनेसेस। फ्रेंड्स, आई मीन बिजनेसेस को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, सब्सिडीज एंड इवन रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट जैसे लैंड, कैपिटल, वाटर, लेबर, ये सब मिलता है, while their competition is stuck in paperwork and compliance। और यही स्ट्रक्चरल एज ओवर टाइम कंपाउंड होकर एक बिजनेस को इतना पावरफुल बना देता है that they start controlling prices। आम कस्टमर यानी आपके और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है but to buy those overpriced products because these businesses are now monopolies। तो सवाल ये है, if a company can hire a lawmaker, who will that lawmaker work for? And एक तरफ जहां इन monopolized businesses का profit multiply होता है, दूसरी तरफ यही businesses आपके wages भी control करते हैं, and the data shows it। Indian corporates ने अपने profits को 4 साल में 4 गुना किया, and इस दौरान उन्होंने अपने employees को inflation के बराबर का salary hike भी नहीं दिया। So you see what's happening? Every transaction that you are making is sending wealth upward। अगर आप सोचोगे तो कई एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे आम जनता डेटा सेंटर्स का बिजली का बिल पे कर रही है। पेट्रोल में बस 80% पेट्रोल है बट आपको 100% प्राइस देना है, एंड यू डोंट हैव अ चॉइस टू बाय प्योर पेट्रोल, देन यू आर फोर्स्ड टू पे सर्टेन एयरपोर्ट चार्जेस। अब दूसरा एयरपोर्ट तो है नहीं, एंड इवन ड्यूरिंग आईपीओस आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बेची जाती है ताकि आप अपने हार्ड अर्न मनी से किसी वीसी इन्वेस्टर को एग्जिट दे पाओ। और अगर आप ये एग्जिट नहीं दोगे तो आपका म्यूचुअल फंड तो जरूर देगा जिसमें आप ही का पैसा लगा है। दिस इज अ सिस्टेमिक ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम कॉमन पीपल टू रिच पीपल। एज अ रिजल्ट देश के टॉप 1% लोग टोटल वेल्थ का 40% कंट्रोल करते हैं और बॉटम 50% लोगों के पास टोटल वेल्थ का मात्र 6 to 7% ही है। सो द प्रॉब्लम इज, आप अमीर अपने काम से नहीं बनते हो, आप अमीर बनते हो बाय ओनिंग एसेट्स दैट अप्रिशिएट इन वैल्यू। बट वही एसेट्स, स्पेशली हाउस प्रॉपर्टीज को बिलियनियर्स ने खरीद कर इतना इन्फ्लेट कर दिया है कि वो आज आपके लिए अनअफोर्डेबल है। एंड व्हाइल दे आर मल्टीप्लाइंग देयर प्रॉफिट्स, दे आर डिसाइडिंग नॉट टू गिव यू अ सैलरी रेज। सो टेक्निकली दे आर गेटिंग रिच बाय स्क्वीजिंग यू आउट। तो इट्स ओनली फेयर टू से कि जब तक वो थोड़ा सा वेल्थ छोड़ नहीं देते तब तक एसेट प्राइसेस नॉर्मलाइज नहीं होंगे और आपके लिए अफोर्डेबल नहीं बनेंगे। एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट कम्स टू माइंड इज वेल्थ टैक्स। बट ये सिर्फ बोलकर ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पावरफुल एंड रिच पीपल विल फाइंड वेज टू अवॉइड दीज टैक्सेस, और अगर ज्यादा ही फोर्स किया गया तो दे विल सिंपली टेक देयर वेल्थ आउटसाइड द कंट्रीज। सो मे बी वी टैक्स देम इन कंट्रीज जहां पर वो अपना सामान बेचते हैं, बट वी डोंट नो फॉर श्योर कि वो ये कॉस्ट कस्टमर पे पास ऑन करेंगे या नहीं। सो दिस इज अ सॉल्यूशन विद वेरी डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। द सेकेंड सॉल्यूशन इज वी कैन स्ट्रेंथन कॉम्पिटिशन लॉज। कोई भी कंपनी जब मोनोपोली बन जाती है तो वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकती है, एट द सेम टाइम उसका क्वालिटी गिरा भी सकती है, एंड वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू बाय दैट प्रोडक्ट। विच इज वाई एक फ्री मार्केट में किसी भी कंपनी को ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो अपने कंपेटिटर्स को अनफेयर मीन्स से दबा पाए। ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं बट वो फ्रेंडशिप के कारण एनफोर्स नहीं हो पाते। द थर्ड सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथनिंग लेबर लॉज। अगर हम अमीरों पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट अपनी वर्कफोर्स के राइट्स को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्यों आज तक किसी भी लॉ में सीटीसी का डेफिनेशन नहीं लिखा गया है? कंपनी चाहे तो मेरे ऊपर जो एसी चल रहा है उसका बिजली का बिल भी मेरी सैलरी पैकेज में जोड़ के मुझे दिखा सकती है दैट दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन मी, बट इन रियलिटी मेरी कैश इन हैंड सैलरी काफी कम होती है। सम कंपनीज ऐड हेल्थ इंश्योरेंस टू योर सीटीसी, नॉट द प्रीमियम बट द टोटल कवर जो उनको कभी पे भी नहीं करना। जब तक प्रोडक्शन चल रही है तब तक आप वहाँ पे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलती है कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लेंगे आप एक दिन में, तो आप 24 घंटे में
में 3 शिफ्ट चेंज होनी चाहिए, लेकिन कंपनीज अपना पैसा बचाने के लिए 2 शिफ्ट लगाती हैं 12-12 घंटे की। स्पीकिंग ऑफ ओवर टाइम, हमारे इंडियन सीईओज की आदत है ये बोलने की कि वो 20-20 घंटे काम करते हैं दिन में, और वो चाहते हैं उनके एम्प्लॉइज भी 70 घंटे 90 घंटे काम करें। बट जब वो ये बोलते हैं तो वो ओवर टाइम वाली बात मेंशन करना भूल जाते हैं। चलो फिर भी एज एन एम्प्लॉय यू डू गेट पर्क्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, बोनस, ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड। बट गिग वर्कर्स का क्या, क्योंकि उनको एम्प्लॉइज नहीं पार्टनर्स बोला जाता है। ये कैब ड्राइवर्स एंड डिलीवरी पर्सन्स होते हैं। दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी या पेड लीव्स। टेक्निकली ये लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी बड़े बड़े सीईओज की तरह 20-20 घंटे काम करते हैं। लास्ट ईयर दिल्ली में एक कैब ड्राइवर मिला मुझे जो गुटखा खा के बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये खराब चीज़ है, क्यों खाते हो? तो उसने बोला ये खाने से मेरी भूख मिटती है। 3 बार दिन में खाना खाने का पैसा नहीं है, इसलिए वो गुटखा खा के भूख मिटाता है। नो वंडर कैब ड्राइवर्स आर ऑन स्ट्राइक हाफ द टाइम। दिस इज ट्रिस्टन स्पॉन, वन ऑफ द एक्टर्स इन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। इसने अपने चैनल पर डिस्क्लोज किया कि नेटफ्लिक्स ने 6 हफ्तों की शूटिंग के लिए इसे कितना पैसा दिया, एंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज जैसे बेस पे, बोनस पे, फुली पेड फ्लाइट्स, fully paid 5-star hotel accommodation, fully paid taxi trips. I was getting paid $60 every day to pay for my food when they're just giving me free food anyway. This isn't the craziest part. I was personally paid $150 an hour for every time I just sat in the car driving to and from set. Why am I getting paid so much to just sit in a car? क्योंकि अगर कंपनी ये पे नहीं करती है तो वो उसे 2-3 घंटे दूर किसी सस्ते होटल में रुकवा के उसका ट्रैवल टाइम इंक्रीज कर सकती है। एंड ट्रेड यूनियंस वांट टू डिस्करेज कंपनीज टू वेस्ट एनीबडीज टाइम। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के लेबर लॉज बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता वहाँ के लेबर लॉज कितने अच्छे हैं। आई जस्ट हैपन टू सी हिज वीडियो एंड मुझे इतना पता है यहाँ पर ऐसे लॉज नहीं है। एंड लॉज मेक ऑल द डिफरेंस। लॉज नहीं है इसलिए इंडिया में कंपनीज आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर लेबर। द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज द बेनिफिट्स ऑफ एआई। दिस इज यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स। Workers must benefit from that increased output. We must move to a 32-hour work week with no loss in pay. And I kind of agree with it, क्योंकि हर मेजर AI कंपनी अपने मिशन एंड विजन में खुद ये बताती है कि वो सोसाइटी के ग्रेटर गुड के लिए AI डेवलप कर रहे हैं। स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस ने ऑलरेडी ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि AI की वजह से उनका प्रोडक्टिविटी 10x हो चुका है। तो बिजनेसेस जो सोसाइटी का एक हिस्सा है उनको बेनिफिट ऑलरेडी मिलने लग गया है और उनके प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वर्कर्स जो सोसाइटी का दूसरा हिस्सा है जिनकी वजह से ये बिजनेसेस चल रहे हैं, क्यों ना हम अब उनको भी थोड़ा बेनिफिट दें। You know, if you get less productive, that's bad. And if you get more productive, that's good. It means you can free up these people to have smaller class size or have longer vacations. You know, what will jobs be like? Should we, just work like 2 or 3 days a week? In fact, we now know it works. आइसलैंड ने 2019 में 4-day work week अनाउंस कर दिया था। वहाँ के एम्प्लॉइज को फैमिली टाइम ज़्यादा मिलता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज कम हैं, एंड जब वो काम करने आते हैं तो वो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर पाते हैं। 86% of Iceland's workforce either moved to shorter hours for the same pay or gained the right to do so through new labor agreements. The next solution is to ban insider trading. You may not know this, but दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट नहीं है, क्योंकि उनका मात्र 19% रिटर्न है। दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं पॉलिटिशियंस। फरवरी 2020 में कोविड क्रैश से ठीक पहले सेनेटर रिचर्ड बर्र को ये खबर आ चुकी थी कि कोरोना वायरस कितना डेडली है और इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा। तो उन्होंने 13 फरवरी को अपने स्टॉक्स बेच दिए। एंड दिस इज द केस विद मोस्ट पॉलिटिशियंस। वो जिस भी स्टॉक पर हाथ रख देते हैं वो बढ़ेगा और वो जिसको बेच देते हैं वो गिर जाता है। अब लॉ मेकर्स जिसका काम है कंपनीज को रेगुलेट करना, वो उसी कंपनी का इन्वेस्टर नहीं बन सकता बिकॉज इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वो कभी भी उस कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। बट डिस्पाइट हैविंग लॉज टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग बोथ इन इंडिया एंड इन यूएस एंड अदर कंट्रीज, ये प्रैक्टिस रुक नहीं पा रही है। इनफैक्ट अब आपको पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे जो यूएस पॉलिटिशियंस के इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट हाउ कूल इज दिस? लास्टली, यू शुड बिकम जागरूक जनता। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है, हाउ द इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स, आपके हर ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है। बिकॉज वाइल द सिस्टम इज टू पावरफुल, हम ये भूल जाते हैं कि एज सिटीजन्स हमारे पास भी वोटिंग की पावर है। एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको नहीं पता क्या रियल इश्यूज हैं जिन पर वोट करना चाहिए, तो यू विल एंड अप वोटिंग फॉर द रॉन्ग थिंग्स जो आप ही को हर्ट करेगा। रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं जोरान ममदानी। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। उनके जीतने के चांसेस 1% थे। ही वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बड़े बड़े बिलियनर्स ने उनको नहीं बल्कि उनके कंपेटिटर्स को पैसे दिए थे।
बट फिर भी जीत गए क्योंकि उन्होंने सिटीजन्स को प्रॉमिस किए थे, मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। एंड सिटीजन्स वर जागरूक इनफ टू वोट फॉर द राइट थिंग। दिस डज नॉट मीन जोरान ममदानी विल सॉल्व एवरीथिंग नाउ। ऑल इट शोज इज कि पब्लिक के पास भी पावर होती है, बट द प्रॉब्लम इज सिस्टम के पास हर दिन पावर होती है, आपके पास हर 5 साल में आती है, तो उसको वाइजली यूज करना बहुत जरूरी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।